Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 26 of software project management. लास्ट लेक्चर में हम टीम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे कि टीम को ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स के बारे में बात किया, डीडी को डिस्कस किया, सीसी को डिस्कस किया और इस तरह के कि हमें किस एनवायरनमेंट में किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए और हम अपने उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम उसी लेक्चर को, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था, आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम ये कंट्रोल सेंट्रलाइज तक बात की थी कि जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो किस तरीके से टीम को ऑर्गेनाइज करता है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो जो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है, जिसको हम सीसी कह रहे हैं कि टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिकली सीसी के अंदर क्या चीज़ थी कि जितनी भी आपकी टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स आते हैं जो ठीक है, उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, और हम किन क्यूरीज को, किन मेथड्स को यूज़ करके उन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कंट्रोल्ड सेंट्रलाइज है, इसमें हम एक तो बात करते हैं अपनी टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जितने भी आपके टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर आपके पास जो इंटरनल टीम की कोऑर्डिनेशन है, जो आपके जो इंटरनल टीम है उसके साथ आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो लीडरशिप है वो किस तरह है, ये सारी की सारी जो आपकी इंटरनल टीम की कोऑर्डिनेशन है वो आप किस तरीके से कर रहे हैं, वो हम इसमें देखते हैं। और वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम लीडर एंड टीम मेंबर्स। देखें, एक तो आपकी इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, जो आपकी इंटरनल टीम की कोऑर्डिनेशन है वो आपने किस तरीके से मैनेज करनी है टीम लीडर के साथ, और दूसरी आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो आपने किस तरीके से मैनेज करनी है अपने टीम लीडर और अपने टीम मेंबर्स के साथ। अब बेसिकली हम अगर बात करें तो जो हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आप देखें तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। एक तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन की मैनेजमेंट आ रही है, एक रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट आपका मैनेजर है, और एक आपके पास टेक्निकल टीम लीडर। देखिए, अब आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई भी एक आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो जो प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यू नीड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो उस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है कि उसने किस तरीके से उस प्रोजेक्ट को लेके चलना है, कितने उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या उसकी कोऑर्डिनेशन है। तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट की, वो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इन टाइम डिलीवर करना, क्वालिटी को चेक करना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की होती हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर आपके पास तीन चीज़ें हैं, एक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, एक आपके पास रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है, और एक आपके पास टेक्निकल टीम लीडर है। अब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंदर जो उस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर रहा है, जो उसके कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज़ हैं। देखें, बाज़ दफ़ा आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, लेकिन जब ऑन ग्राउंड उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन एरर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक एटीएम नेटवर्क के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, तो जब आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, या वो कार्ड को, एटीएम कार्ड को रिजेक्ट कर देता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है वो देख रहा होता है कि उसको कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, उसको डिप्लॉय किस तरह करना है, कॉन्फ़िगरेशन के इश्यूज क्या क्या आ सकते हैं, डिप्लॉयमेंट के इश्यूज कौन कौन से हैं। तो वो जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम को आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है वो देख रहा होता है। अब आपके पास जो आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है वो इन तमाम चीज़ों को देखता है कि आपने टेस्टर किस तरह बनाना है, आप उसका
आर्किटेक्ट, ठीक है, ये सारी की सारी आप चीज़ें आपकी कन्फिग्रेशन में आपके मैनेजर के अंदर आ गई। सेकंड आपका रिक्वायरमेंट्स मैनेजर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। जो आपका रिक्वायरमेंट्स का मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि ही इज़ द की पर्सन टू फाइंड आउट what are the objectives or requirements of a specific project, because without specific objectives or requirement, ठीक है, हम एक एंड यूज़र को जो एक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजर है कि उस पूरे प्रोजेक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कौन सी माइनर रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को वो किस तरीके से फुलफिल करता है। क्योंकि रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज विदाउट प्रॉपर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वी कांट बिल्ड अ गुड सॉफ्टवेयर। बिकॉज अगर हम हमारे पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमने बनाना क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं, तो हम एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर सकते, एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। तो जो रिक्वायरमेंट मैनेजर होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि सारी जो गैदरिंग होती है वो सारी की सारी ये कर रहा होता है। देन इसके बाद टेक्निकल टीम लीडर। अब टेक्निकल जो टीम लीडर है, जो पूरी टीम को, एक नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, एक टेक्निकल लोग होते हैं, ठीक है। जो आपके पास अब आपका जो टेक्निकल टीम लीडर है, टेक्निकल टीम लीडर की क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या कर रहा है उस एक प्रोजेक्ट के अंदर, उसके क्या रोल्स हैं, किस तरीके से वो उसको रन करता है। तो टेक्निकल जो टीम लीडर है इसके अंडर डिफरेंट लोग काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपके पास जो होता है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या यूजिबिलिटी एक्सपर्ट। देखें कि जो वो एक प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, अब वो आपका मेन्यू बेस है या CLI है, यानी उसका जो इंटरफेस है वो कमांड लाइन इंटरफेस होगा या GUI बेस होगा, कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा। वो किस तरह का उसके पास जो उसका इंटरफेस होगा वो सारे का सारा आपका कौन देख रहा होता है, वो आपका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, उसकी यूजिबिलिटी क्या है, उसकी के वो किस लेवल का है, वो सारे का सारा जो आपका टेक्निकल टीम लीडर के अंदर जो फर्स्ट होता है वो आपके पास GUI होता है, जो आपका ग्राफिकल आपका यूज़र इंटरफेस है। अब टेक्निकल टीम लीडर जो है वो उसको देख रहा होता है। देन आपके पास सेकेंडली आपका प्रोग्रामर होता है, कि जो आपका प्रोग्रामर है, ठीक है, कि अब उसने कोडिंग किस तरह करनी है, ठीक है, आपके पास मॉड्यूलर अप्रोच है, सिंगल अप्रोच है, कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, ठीक है, किस लैंग्वेज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है, प्रोजेक्ट किस लैंग्वेज में बेहतर किया जा सकता है, ठीक है, और उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं आएंगे। ये जितने भी प्रोग्रामिंग के इश्यूज होते हैं ये सारे के सारा जो आपका प्रोग्रामर होता है ये अपने उसमें देख रहा होता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट जो उसका डिज़ाइन देता है, जिसको हम आपने SDA कोर्स पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, कि जिसमें हम पूरा पढ़ाते ही यही हैं स्टूडेंट को कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरह करना है और उसके कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं, किस एनवायरनमेंट में आपने कौन सा यानी आर्किटेक्चर यूज़ करना है, कौन सा आर्किटेक्चर डिप्लॉय करना है। तो हम आर्किटेक्चर के अंदर कि आपके पास जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर्स होते हैं उन तमाम को स्टडी किया। ठीक है, कि आपके पास जी ये एक आर्किटेक्चर है, ये दूसरा आर्किटेक्चर है, ये तीसरा आर्किटेक्चर है। तो जितने भी आपके आर्किटेक्चर्स हैं उन तमाम की प्रॉपर स्टडी और फिर उसकी प्रॉपर, ठीक है, लेआउट, कि हमने उसको प्रॉपरली किस तरीके से ले करना है। ठीक है, ये सारे के सारे आपका जो आर्किटेक्ट है ये सारे के सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। देन टेस्टर,
टेस्टर एंड समटाइम्स हम इसको टेस्टर एंड क्यूए भी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है उसकी आपने टेस्टिंग किस तरह करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह करनी है, कितने मॉड्यूल्स हैं वो, ठीक है, कौन कौन से मॉड्यूल आपने यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना, क्वालिटी एश्योरेंस के क्या क्या इश्यूज उसमें आ सकते हैं, कौन कौन से इशू आपने रिजॉल्व कर लिए हैं, कौन से नहीं रिजॉल्व किए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी टेस्टिंग के अंदर आ जाती हैं कि आपकी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो किस तरह की है और आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करनी है। ये जितनी भी चीज़ें आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग में आ जाती हैं। तो अब आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंदर एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर आ गया, एक आपका रिक्वायरमेंट्स मैनेजर आ गया, एक आपका टेक्निकल टीम लीडर आ गया, और टेक्निकल जो टीम लीडर है उसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया, उसके अंदर आपका प्रोग्रामर आ गया, उसके अंदर आपका आर्किटेक्ट आ गया और उसके अंदर आपका टेस्टर आ गया। तो ये सारे का सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके पास कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है कि जो आपकी टीम है, ठीक है, वो किस तरीके से इसको देख रही है। अब इसके हमने क्या कहा है कि इट्स अ टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम टॉप टू बॉटम, आप देख रहे हैं कि हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। हम प्रोजेक्ट मैनेजर से आते हैं इसके अंडर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, रिक्वायरमेंट मैनेजर और टेक्निकल टीम। टेक्निकल टीम के अंडर आते हैं जीयूआई, प्रोग्रामर, आर्किटेक्ट और टेस्टर, ठीक है। इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन इज मैनेज बाय द टीम लीडर। अब ये जो टीम लीडर है ये प्रोग्रामर की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, आर्किटेक्ट की, टेस्टर की, क्वालिटी एश्योरेंस की, ये आपस में इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम लीडर एंड टीम मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो कंट्रोल सेंट्रलाइज है हम उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो है वो है चीफ प्रोग्रामर टीम, ठीक है, जिसको हम सीसी कहते हैं। बेसिकली जो चीफ टीम होता है या इस बात से सीसीपीटीसी भी कहते हैं इसको कि चीफ प्रोग्रामर टीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या इसका रोल क्या होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। बिल्डिंग द टीम अराउंड अ हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड चीफ प्रोग्रामर। देखें अब कंपनी के अंदर आपके प्रोग्रामर्स तो बहुत से होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर्स भी हैं, डेटाबेस को डेवलप करने वाले भी बहुत से लोग हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले भी हैं। लेकिन चीफ प्रोग्रामर हम उसको डेजिग्नेट किया जाता है कि जिसका वास्ट एक्सपीरियंस हो in the programming, in the software development, in the software testing, in the software quality assurance, जिसने different fields के अंदर different type का time serve किया हो, उसका एक versatile experience हो, ठीक है। क्योंकि जिसके पास versatile experience होगा वही उस एंगल से उसको देख सकता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, इस प्रोडक्ट के इश्यूज को रिजॉल्व किस तरह करना है, प्रोडक्ट रेजोल्यूशन किस तरह देखनी है, सॉफ्टवेयर को मैनेज किस तरह करना है, सॉफ्टवेयर के कितने प्रोडक्ट्स हैं, किस प्रोडक्ट को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपका चीफ प्रोग्रामर टीम होता है ये सिर्फ वही देख सकता है और वही आपको बता सकता है कि जनाब कि ये हमारे पास जो आपका चीफ प्रोग्रामर टीम था वो ये था और इस तरीके से आपने इस प्रोजेक्ट को लेके चलना है और इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। तो बिल्डिंग द टीम अराउंड अ हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड चीफ प्रोग्रामर, हम इसमें जो आपका हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस होता है उसको हम चीफ प्रोग्रामर लेते हैं। अदर टीम मेंबर्स प्रोवाइड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट फॉर द चीफ प्रोग्रामर, ठीक है। अब चीफ प्रोग्रामर ने क्योंकि उसने हर फील्ड में काम किया होगा, वेब में भी, डेटाबेस में भी उसकी एक्सपीरियंस होगी, टेक्निकल बहुत साउंड होगा, तो जितने भी आपके इश्यूज हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वो सारे के सारे किसको रिपोर्ट किए जाएंगे, वो आपके सीसी को रिपोर्ट किए जाएंगे। जो आपका चीफ प्रोग्रामर है वो फिर आपको अपनी एक्सपर्ट राय दे सकता है कि आप इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, इनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन सा इशू आप पहले कर सकते हैं, कौन सा बाद में कर सकते हैं। तो ये जितने भी इश्यूज हैं ये सारे का सारा जो आपका चीफ प्रोग्रामर है ये आपको वही करके दे रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपके
अदर टीम मेंबर्स हैं प्रोवाइड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सपोर्ट फॉर द चीफ प्रोग्रामर। वो आपको जितनी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितनी भी है वो सारी की सारी वो आपको जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपके पास इसमें तीन चीज़ें आ गई हैं। एक आपके पास सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन आ गया, एक आपके पास चीफ प्रोग्रामर आ गया, एक आपके पास स्पेशलिस्ट आ गया, एक आपके पास बैकअप इंजीनियर आ गया, एक आपके पास टेक्निकल आपका स्टाफ आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो आपके पास चीफ प्रोग्रामर टीम है, जो आपका सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन है, देन चीफ प्रोग्रामर है, देन आपके पास आपका स्पेशलिस्ट है, और चीफ प्रोग्रामर के आप देखेंगे आपके अंडर क्या आ रहा है, आपका बैकअप इंजीनियर आ रहा है और आपका टेक्निकल स्टाफ आ रहा है। यानी जो आपका चीफ प्रोग्रामर है, जितने भी बैकअप्स के इशू हैं जो भी हैं, ठीक है, जो आपका टेक्निकल स्टाफ है जितने भी उनके इशूज हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाले, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाले, कोडिंग वाले, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वाले, जो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, ये जितने भी इश्यूज आते हैं वो सारे के सारे आपके चीफ प्रोग्रामर के पास होते हैं। तो आप ये देखेंगे जो आपका चीफ प्रोग्रामर है इसके अंडर आपका एक बैकअप इंजीनियर है और साथ आपके पास टेक्निकल स्टाफ है। इसके थ्रू हम पूरी की पूरी जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जितनी भी वर्किंग कर रहे होते हैं वो इस हिसाब से कर रहे होते हैं। तो अब ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरियन है, फिर आपके पास आपका स्पेशलिस्ट है, फिर आपके पास आपका चीफ प्रोग्रामर है और इसके अंडर आपका बैकअप इंजीनियर है और आपके पास आपका टेक्निकल स्टाफ है। अब चीफ प्रोग्रामर टीम जो है ये 1970s में था। अब इसमें देखें अदर देन स्पेशलाइज अराउंड हिम कि बैकअप प्रोग्रामर किस तरह का होगा, एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह का होगा, सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, डेटाबेस की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, इश्यूज क्या होते हैं इसके अंदर कि डिफ़िकल्ट टू अचीव, ठीक है, इसकी जो अचीवमेंट है, इसके जो आपके रिजल्ट्स की तो वो डिफ़िकल्ट है, आपके ईगो इश्यूज इसमें आ सकते हैं, कैन बी अप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिव प्रोजेक्ट फॉर टेक्निकल एग्जीक्यूशन, उनके लिए हम इस चीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं, सीपीटी को हम यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका चीफ प्रोग्रामर टीम होता है वो। अब यानी हमने एग्जांपल ली है, अब जो आपका चीफ प्रोग्रामर टीम है उसको यहाँ पे बैकअप का अगर इशू आता है तब भी वही देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इशू आता है तब भी वही देखेगा, कोई लैंग्वेज का इशू है, तो जितने भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बेसिकली जो टैगल करने होते हैं वो आपकी सीपीटी नहीं करने होते हैं, ठीक है। जो आपके पास चीफ प्रोग्रामर टीम होता है वो इन तमाम इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। अब आपके पास जो फीचर टीम है जिसको हम सीसी कहते हैं, ठीक है, कि जो आपकी फीचर टीम है जिसको हमने सीसी कहा है, फीचर टीम का क्या रोल है, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। देखिए डेवलपमेंट नंबर 1, जितनी भी डेवलपमेंट है ये सारी इसके अंदर आती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो हार्डवेयर डेवलपमेंट है, जो भी आपकी डेवलपमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, जितनी भी आपकी क्वालिटी एश्योरेंस हो रही है, जितनी भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग हो रही है, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, वो सारी की सारी, ठीक है, आपका जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट कि आपका जो प्रोग्राम है उसको किस तरह मैनेज करना है, उसको अरेंज किस तरह करना है, उसकी जितनी भी आपकी रारिकल जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सारी चीज़ें वो। नेक्स्ट आपके पास लेड ऑन टॉप ऑफ दिस आर टीम्स दैट ड्रॉ 1 or more मेंबर्स, के जितने भी उसे ड्रॉ करते हैं 1 or more जितने मेंबर्स हैं फ्रॉम ईच ऑफ दीज ग्रुप्स एंड आर गिवन, उन तमाम को जितने भी ग्रुप्स हैं जो कुछ है वो उन तमाम को किस तरह देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि लेड ऑन टॉप ऑफ दिस आर टीम दैट ड्रॉ 1 or more members from each of these groups and are given responsibility for a chunk of the product's functionality, example graphing है, ठीक है, आपके पास एम्पावरमेंट है, आपकी अकाउंटेबिलिटी है और आपका बैलेंस है। ये जितनी चीज़ें हैं आपकी एम्पावरमेंट, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपका बैलेंस, ये सारी की सारी आपकी फीचर टीम में आती हैं। एप्रोप्रिएट ये बेसिकली कहाँ पे होती है कि ये इसको आप किस जगह पे एप्रोप्रिएट करती है, ये एप्रोप्रिएट फॉर
प्रॉब्लम रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट्स के जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, इश्यूज आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर लेकिन जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स रेज हो रहे हैं, उन इश्यूज को ठीक है रिजॉल्व करने के लिए ठीक है कि आपने प्रॉब्लम रेजोल्यूशन किस तरह करनी है, उस प्रोजेक्ट की जो इश्यूज हैं उनको आपने सॉल्व किस तरह करना है। तो हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन है वो सारी की सारी हम देख रहे होते हैं आपकी एफसी के अंदर, एफटी के अंदर या सीसी के अंदर। तो ये अप्रोप्रिएट है फॉर प्रॉब्लम रेजोल्यूशन प्रोजेक्ट्स। अब हमने जो ये 3 पैरामीटर्स देखे कि टीम को ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा कि जो हमारे फैक्टर्स हैं, हमने ये कहा कि इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं और हमने उन फैक्टर्स की जो बात की कि ये फैक्टर्स आपके आते हैं टीम की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसमें फैक्टर्स क्या क्या थे आप देखें, ये आपके पास एक फैक्टर है डीडी, एक फैक्टर है सीडी, एक फैक्टर है सीसी। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में आप देख रहे हैं कि डीडी, सीडी और सीसी ये आपके 3 हमने जो डिस्कस किए थे। अब इन फैक्टर्स को हम अगर कंपैरिजन करें कि अगर आपके पास किस केस के अंदर आपने कौन सा मॉडल डिप्लॉय करना है या कौन सा मॉडल आपने यूटिलाइज करना है, तो वो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि आप देखें लेफ्ट साइड में आपके पास क्या आ रहा है डीडी, देन सीडी, देन आपके पास क्या आ रहा है सीसी आ रहा है। ये आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं और ये आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसमें आप देखें नंबर 1 क्या है, आपके पास कम्प्लेक्सिटी क्या है। जो पहली चीज़ है वो क्या है कि वो कितना कम्प्लेक्स है, उसकी कम्प्लेक्सिटी है। सेकंड क्या आपके पास साइज है, ठीक है। थर्ड क्या आपके पास टीम लाइफ, जो टीम है उसका लाइफ टाइम क्या है। फोर्थ क्या है उसकी मॉड्यूलरिटी है। फिफ्थ क्या है क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी है। सिक्स क्या है डेडलाइन है। सेवंथ क्या है आपकी कम्युनिकेशन है। अब ये पैरामीटर्स हैं। डीडी के अंदर आप देख रहे हैं कि जो आपकी कम्प्लेक्सिटी है वो आपकी हाई है, सीडी में कम्प्लेक्सिटी लो है और सीसी में भी कम्प्लेक्सिटी लो है। तो जो सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है वो आपका डीडी है और ये दोनों आपके लो है। साइज के अंदर जो डीडी है ये आपका जो स्मॉल है, जो सीडी है वो आपके पास लार्ज है और जो सीसी है ये भी लार्ज है, ठीक है। अब टीम लाइफ टाइम के अंदर आप बात करें कि जो आपकी टीम है जो उसकी लाइफ टाइम है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो आपके पास डीडी है वो लॉन्ग है, जो सीडी है वो शॉर्ट है, जो सीसी है वो शॉर्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं मॉड्यूलरिटी की, बात करते हैं कि जो आपकी मॉड्यूलरिटी है वो किस तरह है, तो जो डीडी है वो लो है, जो सीडी है वो हाई है, जो सीसी है वो भी हाई है। तो यहाँ पे हमने जो अपनी मॉड्यूलरिटी की बात की है, डीडी में लो है, सीडी में हाई है और सीसी में हाई है। देन हम क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी की जो बात करते हैं कि इसमें भी आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं डीडी, सीडी, सीसी। तो क्वालिटी एंड जो आपकी क्वालिटी है और जो आपकी रिलायबिलिटी है, इसमें डीडी है वो लो है, सीडी है वो हाई है, सीसी है वो आपका हाई है। अब इसमें जो डेडलाइंस हैं, जो आपके पास डीडी है ये लॉन्ग है, सीडी है ये शॉर्ट है, सीसी है ये शॉर्ट है। कम्युनिकेशन के साथ अगर इसको कंपैरिजन करें तो डीडी में ये लो है, सीडी में ये आपका हाई है एंड सीसी में ये हाई है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब जब ये वो चार्ट है कि जिससे आप इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि अगर आपने कम्प्लेक्सिटी देखनी है, साइज देखना है, टीम लाइफ टाइम देखना है, मॉड्यूलरिटी देखनी है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी देखनी है, डेडलाइन देखनी है, कम्युनिकेशन देखनी है, तो वो आप किस तरीके से उसको देख सकते हैं, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो चार्ट है कि जिससे हम अपनी कम्प्लेक्सिटी, साइज, टीम लाइफ टाइम, मॉड्यूलरिटी, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, डेडलाइन और कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। तो ये वो चार्ट है, हम इस ठीक है यूजिंग दिस चार्ट हम ठीक है इसमें देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं, उन पैरामीटर को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं और कौन कौन से इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस चार्ट आप देख सकते हैं कि आपने डीडी अप्लाई करना है, सीडी अप्लाई करना है या आपने सीसी अप्लाई करना है। अब आपके पास जो आपकी टीम कम्युनिकेशन है, गुड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीम वर्किंग। देखिए अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके अंडर टीम लीड्स काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं।
अगर वो उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करता, ठीक है, अच्छी लैंग्वेज यूज नहीं करता, उनको डांट डपट ज़्यादा करता रहता है, तो उसका ये होगा कि वो उसके सामने तो कुछ नहीं बोल सकेंगे, लेकिन दिल में उसको बुरा भी कहेंगे और उसका अफेक्ट डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट की आउटकम के ऊपर आएगा। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी ज़रूरी है कि जो टॉप और बॉटम और जो इनसाइड या आउटसाइड जो प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन है दैट शुड बी वेरी वेरी गुड। तो गुड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव, कि जो टीम वर्किंग है, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपकी जितनी भी आपकी टीम वर्किंग है, ठीक है, उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत बेहतर होगा। सेकेंडली, इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सचेंज टू ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क, डिजाइन डिसीजंस एंड चेंजेस टू प्रीवियस डिसीजंस। देखिए, जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपकी एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर ये चेंज होती रहे। अगर आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चेंज किया तो सबको, वो आपके प्रोग्रामर को भी पता हो, आपके सॉफ्टवेयर एनालिस्ट को भी पता हो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर को भी पता हो, क्वालिटी एश्योरेंस वाले बंदे को भी पता हो, ठीक है, जो बाकी लोग हैं उनको भी पता हो कि जी आपने ये सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन चेंज कर दिया है, इसमें आपने ये चेंजेस बताई हैं, ताकि जब वो उसको डिप्लॉय करे या उसको यूज़ करे तो उसे पता हो। अगर आपने डिज़ाइन चेंज कर दिया, प्रोग्रामर को पता ही नहीं है, वो पुराने डिज़ाइन के ऊपर ही काम कर रहा है, पूरा सॉफ्टवेयर गलत बन गया। ठीक है, ठीक है, अगर क्वालिटी एश्योरेंस वाले को नहीं पता तो वो जो टेस्टिंग करेगा पुराने पैरामीटर्स में कहेगा कि सॉफ्टवेयर तो प्रॉपर इसकी आउटकम में नहीं आ रही। तो जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सचेंज ऑन द स्टेटस ऑफ वर्क, डिज़ाइन डिसीजंस एंड चेंजेस टू प्रीवियस डिसीजन। इन तमाम के ऊपर ये बेस करती है कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होनी चाहिए स्टेटस के ऊपर, वर्क के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर, डिसीजन के ऊपर, और जितने भी आपके प्रीवियस डिसीजन उस पर होने चाहिए। गुड कम्युनिकेशन आल्सो स्ट्रेंथन्स टीम कोहेजन, इज प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी आपकी जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपकी इफेक्टिवनेस है वो आपकी उतनी बेहतर होगी। जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी उतने ही आपके उसमें इश्यूज आएंगे। अब आपके पास फैक्टर्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीम ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास जो टीम की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने फैक्टर्स हैं, किन किन फैक्टर्स को हम देखते हैं, किन किन फैक्टर्स को हम टैकल करते हैं। फर्स्ट इज दैट टीम साइज, सेकंड इज टीम स्ट्रक्चर, थर्ड इज टीम कंपोजिशन, फोर्थ आपके पास जो है वो आपके पास है फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं कि उसको उसकी इफेक्टनेस बेहतर करने के लिए जिनसे अफेक्ट, ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज दैट टीम साइज, the larger the group the harder it is for people to communicate with other group members। देखें, अगर आपका बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, उसमें 1000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। कम्युनिकेशन गैप आएगा तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के साथ वो नहीं रहेगी। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन टाइम एक्सचेंज नहीं होगी। जब वो इन टाइम एक्सचेंज नहीं होगी तो जो आपकी डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो सकती। तो एक तो ये है कि जो आपके पास जो आपका लार्जर ग्रुप है, जब बात करते हैं कि जो आपका लार्जर ग्रुप है, द लार्जर द ग्रुप द हार्डर इट इज़ फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर ग्रुप मेंबर्स, के जितने भी आपके अदर ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वर्क करने के लिए जो आपका जो टीम साइज है वो आपको लार्जर चाहिए। अब आपके पास सेकंड क्या चीज़ है, आपका टीम स्ट्रक्चर। टीम साइज, टीम स्ट्रक्चर और टीम कंपोजिशन ये आपके पास है। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि आपका टीम साइज जो है वो अगर लार्जर द ग्रुप है, द हार्डर इट इज फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर ग्रुप मेंबर्स। सेकंड है टीम का स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन इज बेटर इन इनफॉर्मली स्ट्रक्चर ग्रुप देन इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर ग्रुप। देखिए, अगर आप एक हायरार्की से बात कर रहे हैं, टॉप टू डाउन आते हैं या डाउन टू टॉप जाते हैं या टॉप टू बॉटम आते हैं या बॉटम टू टॉप जाते हैं, तो हायरार्की में अगर एक भी मॉड्यूल आप स्किप कर जाते हैं या पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लग जाता है तो वो प्रॉपरली डिप्लॉय नहीं हो सकता।
ठीक है, आप उसको रन नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका स्ट्रक्चर है टीम का कि आपने उसको किस तरीके से बेहतर करना है, तो कम्युनिकेशन इज बेटर इन इनफॉर्मली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप देन इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर ग्रुप, कि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो बेटर है इनफॉर्मली स्ट्रक्चर ग्रुप्स के, और वो आपकी हायरार्किकल स्ट्रक्चर ग्रुप्स में आती है। अब टीम की कंपोजिशन किस तरह होती है? Communication is better than there are different personality types in a group and when groups are mixed rather than single sex। ठीक है, आप ये भी देखनी है कि आपके मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी काम कर रहे हैं, डिफरेंट वहाँ पे आपके पर्सनैलिटी क्लैशेस भी आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज भी हो सकती है। तो आपने अपनी टीम किस तरह कंपोज करनी है, किस तरीके से आपने मैनेज करनी है कि अगर आपके मेल फीमेल्स आपके सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आपने उनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह देखनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह करनी है, ये सारी चीजें भी आप अपनी प्रॉपरली टीम कंपोजिशन में देखते हैं। देन द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट, गुड वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प इनकरेज कम्युनिकेशन। अगर आपकी वर्क प्लेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी वर्क प्लेस है तो वो जो आपकी कम्युनिकेशन है वही बेहतर होती है और उसको वो इनकरेज करता है। तो द फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट में क्या है कि गुड वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प इनकरेज कम्युनिकेशंस। अब आपके पास जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम बात करते हैं, द फिजिकल वर्क प्लेस प्रोविजन हैज एन इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फिकेशन। ठीक है, अब आपके पास जो फिजिकल वर्क प्लेस है, जो इसकी प्रोविजन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो किस तरीके से काम करता है। देयर आर 3 पैरामीटर्स, वन इज दैट कंफर्ट, सेकंड इज दैट प्राइवेसी, थर्ड इज दैट फैसिलिटीज। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं, एक कंफर्ट है, एक प्राइवेसी है, एक आपके पास आपकी फैसिलिटीज हैं। तो इन 3 पैरामीटर्स को हम देखते हैं कि जब आप अपना वर्किंग एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो किस तरह है कि द फिजिकल वर्क प्लेस प्रोविजन हैज एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फिकेशन। इसमें हमने वो कितना कंफर्ट है, ठीक है, आपने कंफर्ट लेवल भी देखना है, आपकी जितनी भी प्राइवेसी है आपने वो भी देखनी है कि क्या कहीं आपकी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब नहीं हो रही। ठीक है, ये भी आपने इसमें देखना है। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल है, आपका हाउस रेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स होते हैं, वो सारी की सारी कि आपको कितनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसिडरेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। लाइटिंग है, हीटिंग है, फर्नीचर है, एनवायरनमेंट किस तरह का है, पुराना फर्नीचर तो नहीं पड़ा हुआ, एसी नहीं है, हीटर्स नहीं है, ठीक है, लोकेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। तो जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम होता है तो बड़ी ही आपका मेंटली आपको बड़ा ही जो है सुकून चाहिए होता है। आप तब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकते हैं। तो आपने वर्किंग एनवायरनमेंट भी देखना होता है कि जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो किस टाइप का है। ठीक है, वो कंफर्ट होना चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, उसमें हीटिंग होनी चाहिए, फर्नीचर किस टाइप का है, ये सारे पैरामीटर्स भी आपको देखने चाहिए जो आपके पास वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। अब आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो क्या है, ठीक है, कौन कौन से आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को हम देखते हैं। नंबर 1 इज दैट प्राइवेसी, सेकंड इज आउटसाइड अवेयरनेस एंड थर्ड इज पर्सनलाइजेशन। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं जो हम अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर देखते हैं। फर्स्ट क्या है, प्राइवेसी। Each engineer requires an area for uninterrupted work। हर इंजीनियर को देखिए, अगर मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठा है सामने, उसका मुझे सिस्टम नज़र आ रहा है दूसरे बंदे का, तो वो प्राइवेसी नहीं है। समटाइम माइट भी वो अगर जब थक गया तो अपनी फेसबुक देख रहा है, कुछ और काम कर रहा है, तो दूसरे को जब अपना जो कोडिंग कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो दैट शुड बी प्राइवेसी इन बिटवीन 2 सिस्टम्स। ठीक है, तो एक तो जो आपके पास इशू है इसमें आपके पास आता है प्राइवेसी कि जो ईच इंजीनियर है उसको रिक्वायर्स एन एरिया फॉर अनइंटरप्टेड वर्क, जहाँ पे कोई उसको इंटरप्ट करने वाला ना हो, जहाँ पे वो रिलैक्स हो गया अपनी कोडिंग कर सके, अपना काम कर सके। आउटसाइड अवेयरनेस, पीपल प्रेफर टू वर्क इन नेचुरल लाइट। ठीक है,
अब अगर आपने ऐसी बिल्डिंग ली हुई है कि जहाँ रोशनी न दिन को, रात को तो गई दिन को भी रोशनी नहीं आती, आपको लाइट्स ऑन रखनी पड़ती हैं, तो वो लोग प्रेफर नहीं करते। तो नॉर्मली ऐसा एरिया होना चाहिए कि जहाँ पे डे लाइट, जहाँ का आपकी जो बिल्डिंग है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो पीपल प्रेफर करते हैं टू वर्क इन नेचुरल लाइट, जो आपकी नेचुरल लाइट है उस वर्क को पीपल आपकी पसंद करते हैं। पर्सनलाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल अडॉप्ट डिफरेंट वर्किंग प्रैक्टिसेस एंड लाइक टू ऑर्गेनाइज देयर एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, कि जो आपकी पर्सनलाइजेशन होती है वो आप इंडिविजुअली जो है उसको ऑप्ट करते हैं डिफरेंट वर्किंग प्रैक्टिसेस के लिए एंड लाइक टू ऑर्गेनाइज देयर एनवायरनमेंट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो जो आपकी पर्सनलाइजेशन है उसमें हम इंडिविजुअल अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट वर्किंग प्रैक्टिसेस को, लाइक टू ऑर्गेनाइज देयर एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट वेज, कि आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से लेके जाना है। वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, अब आपके पास वर्क स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह की है कि वर्क स्पेस शुड प्रोवाइड प्राइवेट स्पेसेस वेयर पीपल कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन। मैंने लास्ट स्लाइड में आपसे ये बात की है कि अगर उनके चाहे आप उनके कैबिन बना दें, कुछ भी कर दें, लेकिन दैट शुड बी सीक्रेट। ठीक है, अगर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा काम करने के लिए तो वो सॉफ्टवेयर की का एनालिसिस किस तरह करेंगे, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किस तरह करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करेंगे, क्या क्या चीज़ें वो किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए जो आपकी वर्क स्पेस है वो बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी वर्क स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है वो आपने देखनी है कि वर्क स्पेस शुड प्रोवाइड प्राइवेट स्पेसेस वेयर पीपल कैन वर्क विदाउट इंटरप्शन, जहाँ पे आपके जो पीपल हैं वो विदाउट इंटरप्शन बैठ के काम कर सकें, उनको कोई इशू ना हो। और प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल ऑफिस फॉर स्टाफ हैज बीन शोन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, के जितने भी आपके स्टाफ हैं उनको अगर आप इंडिविजुअल ऑफिस देंगे तो वो ज़्यादा, अगर आप एक रूम में 4 लोग बैठा देते हैं तो वो 6 घंटे तो गप्पे ही मारते रहेंगे आपस में। अगर उनका इंडिविजुअल ऑफिस है, ठीक है, तो वो आपकी जो वर्किंग की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल ऑफिस फॉर स्टाफ हैज बीन शोन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, कि उनको आप इंडिविजुअल ऑफिस दें जिससे उनकी जो काम करने की प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। However, team working together also requires space where formal and informal meetings can be held, कि एक आपके पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, ऐसी स्पेस भी हो जिसको हम कॉन्फ्रेंस रूम कहते हैं, हॉल कह सकते हैं, मीटिंग रूम कह सकते हैं, कि एक ऐसा आपके ऑफिस में ऐसी जगह भी होनी चाहिए, ठीक है, कि टीम वर्किंग टुगेदर आल्सो रिक्वायर स्पेस फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीटिंग करें, कि जहाँ पे अगर सब लोगों ने गेट टुगेदर करना है, बैठना है, कुछ डिस्कशन करनी है, कुछ करना है, तो वहाँ पे वो फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग्स कर सकें, जिससे वो थोड़े से बैठ के एक तो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, उनको आइडिया हो जाएगा। तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल भी चाहिए कि जहाँ पे आप अपनी बैठ के मीटिंग्स कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। तो ये आपके पास जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आपकी वर्क स्पेस की ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस तरीके से आपकी होती है कि हम जिस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, रन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं वर्किंग के अंदर कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं और कैसे रन कर रहे हैं। अब आपके पास सक्सेस फैक्टर्स फॉर अ टीम, कि सक्सेस फैक्टर कौन कौन से हैं, कि एक टीम के जो सक्सेस फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि जो आपकी टीम है, ठीक है, उसके सक्सेस फैक्टर कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है वो आपके पास जो है कंसिस्टेंसी है, देन रिस्पेक्ट है, देन इंक्लूजन है, देन ऑनेस्टी है। तो जो कंसिस्टेंसी है इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि टीम मेंबर्स शुड ऑल बी ट्रीटेड इन अ कंपैरेबल वे विदाउट फेवरेट्स और डिस्क्रिमिनेशन। समटाइम मैंने अक्सर देखा है खुद सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर कि कुछ लोग, या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देख लें तो कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन अपने बॉसेस को अगर वो खुश रखते हैं तो उनको, ठीक है, उनको कम काम दिया जा रहा है, उनको फेवर दी जा रही है, उनको छुट्टियां दी जा रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जब आपकी डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएगी तो जो हार्ड वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी काम करना छोड़ देंगे, जिससे आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है
उस पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, वो भी आपने देखनी है। आपने उसमें उसकी रिस्पेक्ट है वो भी देखनी है, उसकी जो इंक्लूजन है वो भी देखनी है, और जो उसकी ऑनेस्टी है वो भी देखनी है। तो अब फर्स्ट जो है हम बात कर रहे थे कि जो आपके पास कंसिस्टेंसी है उसमें टीम मेंबर्स शुड all be treated in a comparable way without favorites or discrimination. Second is that respect. Different team members have different skills and these differences should be respected. ठीक है, ये जो टीम मेंबर्स हैं उनकी डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं। एक मेंबर किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, दूसरा किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, तीसरा किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है। तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि डिफरेंट टीम मेंबर्स हैव डिफरेंट स्किल्स एंड दीज डिफरेंसेस शुड बी रिस्पेक्टेड। कि जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनकी डिफरेंट स्किल्स हैं और हमें वो डिफरेंसेस जो है हमें उनको उस हिसाब से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट था दैट इज आपका रिस्पेक्ट का था कि डिफरेंट टीम मेंबर्स हैव डिफरेंट स्किल्स एंड दीज डिफरेंस शुड बी रिस्पेक्टेड। थर्ड वन इंक्लूजन है कि इंक्लूजन क्या चीज़ है कि इन्वॉल्व ऑल टीम मेंबर्स एंड मेक श्योर दैट पीपल व्यूज आर कंसिडर्ड। कि अगर आपने कोई डिसीजन करना है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो उसमें आप अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व करें ताकि कोई ये ना समझे कि मेरी इस कंपनी में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो दैट्स वाई इन्वॉल्व ऑल टीम मेंबर्स एंड मेक श्योर दैट पीपल व्यू आर कंसिडर्ड। ऑनेस्टी, बी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट इज गोइंग वेल एंड व्हाट इज गोइंग बैडली इन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में देखें सही चीज़ें भी हो रही होती हैं, बाज़ दफ़ा मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। दैट शुड बी, आपको उसमें ऑनेस्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ गोइंग वेल, कौन सी चीज़ें ठीक जा रही हैं, एंड व्हाट इज़ गोइंग बैडली, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपकी बैडली जा रही है आपके एक प्रोजेक्ट में। तो आपको उसमें जो है वो सही आपको ट्रुथ बतानी चाहिए ताकि हम उनको बेहतर किया जा सके। तो ये सक्सेस फैक्टर्स थे फॉर टीम कि अगर आपकी एक टीम है, प्रोजेक्ट टीम है, तो उसके सक्सेस, वैसे तो बहुत से फैक्टर्स हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें हमने कहा कि कंसिस्टेंसी की बात की, हमने रिस्पेक्ट की बात की, हमने इंक्लूजन की बात की और हमने वहाँ पे अपनी ऑनेस्टी की बात की। अब आपके पास टॉक्सिक फैक्टर फॉर अ टीम कि अब ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसमें हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन अमंग टीम मेंबर्स। ठीक है, एक फ्रिक्शन अमंग टीम मेंबर्स, फ्रेगमेंटेड और पुअरली कोऑर्डिनेटेड प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर आपने प्रॉपर कोई उसका डिज़ाइन नहीं बनाया, कोई आपने उसके रूल्स नहीं बनाए, कोई आपने चीज़ नहीं बनाई, तो वो जो आपकी फ्रेगमेंटेशन है या आपने उसको जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी प्रोसीजर्स हैं, वो अगर आपने प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किए हुए, ठीक है, तो फिर भी जो आपकी कंपनी है वो जो आपका सॉफ्टवेयर हाउस है वो प्रॉपरली रन नहीं कर सकता। तो इसलिए जितने भी आपके जो आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन देखेंगे और उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होनी चाहिए। अनक्लियर रोल्स, ठीक है, कि आपके पास जो रोल्स हैं कि वो अगर क्लियर ही नहीं है कि किसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, किसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, तो फिर भी आप उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आपके रोल्स होने चाहिए दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, और फ्रेंजाइड वर्क एटमॉस्फेयर कि जो आपका वर्क एटमॉस्फेयर है वो बेहतर होना चाहिए। कंटिन्यूस फेलियर जो है वो नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं। आपने ये वो फैक्टर्स हैं कि हम जो अपनी टीम के लिए देखते हैं कि हमारी टीम के अंदर ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके जो नहीं होने चाहिए। अब गाइडलाइन फॉर अ गुड टीम, ठीक है, वैसे तो बहुत सी गाइडलाइंस हैं लेकिन जो कुछ ऐसी गाइडलाइन होती हैं कि जो आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंस से हम बनाते हैं। तो वो आपके पास किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो आपकी गुड टीम के लिए यूज़ हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ दैट कि स्मॉलर इज़ बेटर। ठीक है, कि जितनी छोटी टीम है, जितनी ऑर्गेनाइज टीम है आपकी, वो उतनी ही बेहतर है और उतना ही आप बेहतर काम कर सकते हैं। लेस मैनेजमेंट इज़ गुड। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट के चक्कर में पड़ जाएंगे, ये यूं हो यूं, तो फिर आप मैनेजमेंट ही करते रहें, कहीं काम नहीं हो सकेगा आपसे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जो टास्क हैं वो भी लेस उसमें इन्वॉल्व हों, इतने ज़्यादा उसमें टास्क आपके इन्वॉल्व ना हो कि आप उसको मैनेज ही ना कर सकें। तो जो लेस मैनेजमेंट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लेस मैनेजमेंट इज़ गुड। ठीक है,
फिर गिव पीपल द जॉब दे लाइक, ठीक है, कि जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हैं, जो आपके डिज़ाइनर्स हैं, उनको उस तरह के टास्क दें जिस तरह के टास्क वो लाइक करते हैं, ठीक है। गिव पीपल द जॉब्स दे आर गुड एट, ठीक है, यानी जिसमें अगर एक आदमी डेटाबेस में एक्सपर्ट है तो उसको डेटाबेस की फील्ड में डालें, ये ना हो कि आप उसको क्वालिटी श्योरेंस की फील्ड में डाल देते हैं तो वो क्वालिटी श्योरेंस कर तो लेगा रो पीट के, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि वो उसके जो इंटरेस्ट था, उसकी जो एक्सपर्टीज थी वो डेटाबेस डेवलपमेंट में थी, आपने उसको शिफ्ट कर दिया क्वालिटी श्योरेंस के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए कि जिसकी जो एक्सपर्टीज है उसको उस फील्ड में डालें। बोनस इफ दीज आर द सेम, अगर वो एक जो है मॉड्यूल वक्त से पहले कंप्लीट करके देता है, ज़्यादा टाइम लगाता है आपकी कंपनी में, तब टाइम लगाता है, तो आप उसको बोनसेस भी दें, ताकि उससे ये होगा कि जो आपका इम्पैक्ट है अब कंपनी में बेहतर पड़ेगा, जिससे बाकी लोग भी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आर मोर प्रोडक्टिव इफ पीपल डू नॉट फिट द टीम, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि ये, लेकिन वो उसका भी नहीं है कि आपने एक पीपल या फिट नहीं, आप पहले दिन या कि आप उसको फौरन कंपनी से कहें जी कि कल से आपने नहीं आना, नो, उसका एक मेथड है, एक प्रोसीजर है कि पहले आप यानी उसको वर्बली बिठा के उसको गाइड करें, उसको समझाएं एक अच्छे एनवायरनमेंट में, जी आप के अंदर ये इश्यूज हैं, इनको आप ठीक कर लें, ठीक है, वरना फिर आपके लिए मसला बनेगा। अगर वो नहीं समझता, एक दफ़ा दो दफ़ा समझाएं, फिर आप उसको एक वार्निंग दें, ठीक है। वार्निंग के बाद आप उसको इन राइटिंग वार्निंग दे दें, ठीक है, फिर उसको एक लास्ट शो का नोटिस दे दें, और अगर उसके बाद में नहीं समझता तो फिर आप उसको टीम से रिमूव करें। तो एक सर्टेन प्रोसीजर्स बनाएं ताकि अगर जिससे लोगों को ये लगे कि उनकी जॉब की श्योरिटी है। अगर आप एक दिन में एक बंदे को एक दिन के नोटिस पे रिमूव कर देंगे तो बाकी लोग भी घबरा जाएंगे, तो वो भी फिर दूसरी जॉब देखना शुरू कर देंगे, जी अगर बॉस ने आज इसको रिमूव किया हमें भी कर देगा। तो उसको आप इतना मौका दे ताकि अगर जब वो रिमूव हो तो जो उसके आस पास के लोग हैं वो ये ना समझेंगे इससे ज्यादती हुई है या बॉस ने ज्यादती की है, वो ये समझेंगे ठीक है, इसको पहले वर्बली समझाया, फिर इसको वार्निंग दी, फिर इसको राइटिंग वार्निंग दी, फिर इसको शो का नोटिस दिया, तो अब इसका राइट था कि इसको वहां से निकल जाना चाहिए था। तो ये चीजें हैं जिससे आपकी सराउंडिंग के ऊपर आपका इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए आप इस तरह का डिसीजन करें कि जिससे आपके सराउंडिंग में इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। टीम फॉर्मेशन मॉडल के जो जब आपने अपने एक टीम बनानी है तो जो आपके पास टीम फॉर्मेशन मॉडल है वो किस तरह का होना चाहिए कि ए लीडर मस्ट रिकॉग्नाइज हाउ टीम फ्रॉम टू बी एबल टू लीड। जो लीडर है, जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपकी टीम है वो किस तरह की टीम होनी चाहिए, वो किस तरह की टीम को लेके चल सकता है, क्या क्या उसके अंदर जो है वो एडवांटेजेस होने चाहिए, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। मॉडल डिपिक्ट्स द प्रोसेस ऑफ हाउ ग्रुप डिसाइड्स ऑन इट्स ऑपरेटिंग प्रोफाइल। इसकी हमारे पास 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब इन 5 स्टेजेस के ऊपर हम देखते हैं कि फर्स्ट है फॉर्मिंग, सेकंड है स्टॉर्मिंग, थर्ड है नॉर्मिंग, फोर्थ है परफॉर्मिंग और फिफ्थ है एडजोरिंग, ठीक है। ये हमारे पास जब हम टीम की फॉर्मेशन करते हैं, जो मॉडल करते हैं, तो देयर आर 5 स्टेजेस। एवरी टीम एक्सपीरियंस दिस साइकिल एंड ऑफन रिपीट्स इट मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। कि ये पॉइंट मैं फिर रिपीट करता हूँ कि एवरी टीम एक्सपीरियंसेस this cycle and often repeats it many times during the course of a project, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपके स्टेजेस हैं कि स्टेजेस नीड नॉट टू अकर इन ऑर्डर। फर्स्ट क्या है कि मे साइकिल बैक एंड फोर्थ, ठीक है, मे आइटरेट बिटवीन 2 स्टेजेस बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। तो आप ये देख रहे हैं कि एक तो आपके पास जो फर्स्ट है कि मे साइकिल बैक एंड फोर्थ, सेकंड है कि मे आइटरेट बिटवीन 2 स्टेजेस बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट। तो ये आपके पास टीम फॉर्मेशन मॉडल है जिसमें आप फॉर्मिंग देखते हैं, स्टॉर्मिंग देखते हैं, नॉर्मिंग देखते हैं, परफॉर्मिंग देखते हैं और आप उसमें एडजोरिंग देखते हैं। अब आपके पास लीडरशिप जो रोल है, ठीक है, वो क्या है कि इसमें आपके पास ड्राइवर है, कोऑर्डिनेटर है, मॉनिटर है और इम्प्लीमेंटर है, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स है कि जो आपके लीडरशिप के रोल्स हैं कि वो रोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसमें आप देख रहे हैं कि नंबर 1 आपका जो है वो आपका ड्राइवर है, नंबर 2 आपका कोऑर्डिनेटर है, नंबर 3 आपका मॉनिटर है, नंबर 4 आपका इम्प्लीमेंटर है। जो ड्राइवर है, ठीक है, कंट्रोल टीम्स डायरेक्शन एट अ डिटेल्ड
tactical level, define things, ठीक है, steers and shape group discussion and activities। ये आपके पास जो आपका ड्राइवर है, ठीक है, ये वो परफॉर्म कर रहा होता है। जो आपके पास कोऑर्डिनेटर है, कंट्रोल टीम डायरेक्शन एट द हाईएस्ट स्ट्रेटजीज ऑन मेजर इश्यूज, कि वो पूरे प्रोजेक्ट को, हम बात ये भी कहते हैं कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, कि जो उस पूरे प्रोग्राम का या जो उस पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, उसमें जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज होती हैं, जितने भी डिस्कशन होती हैं, वो उन तमाम को डिस्कस करता है, वहाँ पे एक्शन लेता है और फिर उसको रन करता है। मॉनिटर क्या है कि एनालाइज प्रॉब्लम, कि जो आपका मॉनिटर है वो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवेलुएट्स आइडिया एंड सजेशन सो दैट द टीम कैन मेक बैलेंस्ड डिसीजन। वो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन तमाम को एनालाइज करता है एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको इवेलुएट्स करता है, उन आइडियाज़ को, उन तमाम सजेशंस को, ताकि जो टीम है उसको वो बैलेंस डिसीजन में कर सके, उसको बना सके, वो कर सके। इम्प्लीमेंटर क्या होता है? जो आपका इम्प्लीमेंटर होता है वो कन्वर्ट करता है आपके कंसेप्ट एंड प्लान इनटू वर्क प्रोसीजर्स एंड कैरियर्स आउट ग्रुप प्लान एफिशिएंटली एंड एज एक्यूरेट। कि जो आपका इम्प्लीमेंटर होता है वो कन्वर्ट करता है आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी प्लान्स हैं, इसको वर्क प्रोसीजर में, इसको कैरियर आउट ग्रुप में, और वो एफिशिएंटली इन तमाम चीज़ों को रन करता है, इनको मैनेज करता है। ये सारे के सारे काम आपको कौन कर रहा होता है? ये आपका इम्प्लीमेंटर कर रहा होता है। तो आपके पास ड्राइवर होता है, कोऑर्डिनेटर है, मॉनिटर है और आपके पास इम्प्लीमेंटर है। ये आपके जो आपके 4 रोल्स हैं जिस वजह से आप इस तमाम को इसको रन कर रहे होते हैं और मैनेज कर रहे होते हैं। देन आपके पास जो आपका नेक्स्ट है वो ये बेसिकली जो आपके इसमें फर्स्ट ड्राइवर था, कोऑर्डिनेटर था, मॉनिटर था, इम्प्लीमेंटर था, और देन आपके पास आपका सपोर्टर है, इन्वेस्टिगेटर है, और आपका जो लास्ट है, जो लास्ट है फिनिशर है। जो आपका सपोर्टर है बिल्ड ऑन टीम मेंबर्स स्ट्रेंथ्स एंड underpin their shortcoming, provide emotional leadership and fosters team spirit, improve communication among team members। बाज़ दफ़ा कुछ लोग दिल छोड़ देते हैं, काम नहीं करते, ठीक है, वो समझते हैं हमसे ये हो नहीं सकता, तो वो उनको इमोशनली, ठीक है, गाइड करता है, बैठाता है, समझाता है कि आप ये टास्क कर सकते हैं, इसमें ये इश्यूज हैं, इन टास्क को आप इस तरीके से करें, इस टास्क को आप इस तरीके से करें। तो वो उनको गाइड करता है जिससे आपकी क्वालिटी पे फ़र्क पड़ता है और आपकी टीम मेंबर्स की बेहतर कम्युनिकेशन होती है। इन्वेस्टिगेटर क्या है कि एक्सप्लोर एंड रिपोर्ट्स ऑन आइडियाज डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज आउटसाइड ग्रुप, क्रिएट एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट दे मे बी यूजफुल टू द ग्रुप। ये वो एक्सप्लोर करता है आपके आइडियाज़ को, आपकी रिपोर्ट्स को, ठीक है, फिर आपकी जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं आउटसाइड के ग्रुप की, उन तमाम कॉन्टैक्ट्स को जो चेक करता है, मैनेज करता है, और वो यूज़फुल होती हैं आपके ग्रुप के लिए। जो आपका फिनिशर होता है वो इंश्योर्स करता है दैट ऑल नेसेसरी वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन ऑल डिटेल्स, ठीक है, वो उस चीज़ को इंश्योर करता है कि जितना भी आपका नेसेसरी वर्क है वो कंप्लीट हो गया है तमाम डिटेल्स में। सीक वर्क दैट नीड्स ग्रेटर देन एवरेज अटेंशन टू डिटेल एंड मेंटेन्स द ग्रुप्स फोकस एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो ये चीज़ें आप इसमें कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो आपका नंबर 1 है वो आपका सपोर्टर है, फिर आपका इन्वेस्टिगेटर है, और फिर आपका फिनिशर है। तो ये 3 आपके जो है, तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। अब आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आप देखें कि ये आपके पास, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। आप देखें कि वो लुकिंग अपवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग बैकवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग इनवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग आउटवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड भी देख रहा है, लुकिंग डाउनवर्ड भी देख रहा है। तो अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसको तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। ये नहीं कि जी मैं तो ये लुकिंग आउटवर्ड छोड़ दे, या लुकिंग फॉरवर्ड छोड़ दे, या बैकवर्ड छोड़ दे, या अपवर्ड छोड़ दे, नो। क्योंकि बीइंग अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर आपको हर चीज़ के ऊपर कमांड होनी चाहिए, हर चीज़ का पता होना चाहिए, तब आप अपना जो आपका जो प्रोजेक्ट है
आप उसको बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, उसको सक्सेसफुली लेके चल सकते हैं। जब आपको उसके ऊपर कमांड नहीं है, आपको आइडिया नहीं है, तो फिर आप उसको बेहतर तरीके से नहीं लेके चल सकते। तो अब आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो जब आप देखें, जब बात करें लुक्स की, तो वो लुकिंग अपवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग बैकवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग इनवर्ड्स भी देख रहा है, लुकिंग आउटवर्ड भी देख रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड भी देख रहा है, लुकिंग डाउनवर्ड भी देख रहा है। तो वो हर चीज को क्रिटिकल एंगल से देख रहा होता है, जिस तरीके से उसका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अगर वो उन तमाम चीज़ों को इन डिटेल ना देखे तो जो उसका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है, लुकिंग अपवर्ड, आउटवर्ड, फॉरवर्ड, सो ऑन एटसेट्रा। अब हम इसको इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि लुकिंग आउटवर्ड से क्या मतलब है, लुकिंग फॉरवर्ड से क्या मतलब है, लुकिंग अपवर्ड से क्या मतलब है, लुकिंग बैकवर्ड से क्या मतलब है, और लुकिंग डाउन से क्या मतलब है। लुकिंग आउटवर्ड से मतलब ये है कि मैनेजिंग द क्लाइंट, एंड यूजर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सप्लायर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू इंश्योर दैट एक्सपेक्टेशंस, कि जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, जितने भी आपके एंड यूजर्स हैं, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, आपके जितने सप्लायर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होती है उनको इंश्योर करना, उसको देखना, उसको मैनेज करना, ये सारे का सारा काम किसका है, ये आपका ये जब कर रहे होते हैं, ये आप लुकिंग आउटवर्ड में कर रहे होते हैं। लुकिंग अपवर्ड में क्या है कि मैनेजिंग, ठीक है, मैनेजिंग योर स्पॉन्सर इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट होती है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसको किस तरीके से देखा जा सकता है। लुकिंग फॉरवर्ड आप किस तरह देखते हैं कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस विद एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम्स टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स इट्स टारगेट एंड दैट द टीम लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक्स, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड में क्या है कि आपकी जितनी भी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस है, ठीक है, वो आप देखते हैं, उसका एप्रोप्रिएट कंट्रोल देखते हैं सिस्टम्स का, उसको इंश्योर करते हैं, और जो आपकी प्रोजेक्ट मीट्स हैं, जो उसका टारगेट है, उन तमाम चीज़ों को अपने किस तरह देखना है, वो सारे के सारा आप अपनी लुकिंग फॉरवर्ड में देखते हैं। लुकिंग बैकवर्ड्स के अंदर आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस विद एप्रोप्रिएट कंट्रोल सिस्टम टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट मीट्स इट्स टारगेट एंड दैट द टीम लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक, यानी वो जितनी भी आपकी टीम है वो आपकी उन तमाम चीज़ों को समझे। लुकिंग डाउनवर्ड्स क्या है कि मॉनिटरिंग टीम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर परफॉर्मेंस बोथ एज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटी, और लुकिंग इनवर्ड्स क्या है कि मॉनिटरिंग योरसेल्फ बाय रिव्यूइंग योर परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट योर टीम लीडरशिप इज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट। ये खुद भी देखना है आपने, ये नहीं है कि आप लोगों से तो काम लेते रहें, खुद आप कुछ भी ना करें, तो आपने अपने आप की भी जस्टिफिकेशन देनी है कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब ये आपका चार्ट है कि जो आपका लीडरशिप, जो आपका स्टाइल है, जिसमें हमने बात की है कि लीडर्स वेस्ट मैनेजर्स, कि लीडर्स जो होते हैं सेट डायरेक्शन एंड डू द राइट थिंग, मैनेजर्स फॉलो प्रोसेस एंड डू थिंग्स राइट। देखें, जो लीडर है और मैनेजर, बहुत से लोग कहते हैं ये लीडर और मैनेजर सेम है, उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता। तो लीडर और मैनेजर में जो डिफरेंस है कि लीडर जो आपको डायरेक्शन सेट करता है और एंड डू द राइट थिंग्स, ठीक है, और चीज़ें किस तरीके से ठीक करनी है, और जो मैनेजर होता है वो फॉलो, जितने प्रोसेसेस होते हैं उनको फॉलो करता है एंड डू थिंग्स राइट, ठीक है, कि वो डू द राइट थिंग्स एंड डू थिंग्स राइट। तो अब लीडर्स का स्टाइल, बिहेवियर और परफॉर्मर मैच्योरिटी का एक चार्ट हमने दिया है कि टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। 4, तो जो आपके पास टेलिंग है, गिव स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन फॉर व्हाट टू डू एंड how to do it with little regard for the feeling of the perform, ये unwilling है, ये unable है। selling में क्या है, give offer direction with high degree of sensitivity to the feelings of the performers, unwilling है, और ये आपका able है। थर्ड आपके पास है participating में कि show high degree of concern for the feeling of the performers and join in to help them do the task, ये willing है और unable है। डेलीगेटिंग में क्या है, जस्ट गिव देम द टास्क एंड ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि जो आपको डेलीगेट करते हैं, जस्ट गिव, जितने भी टास्क हैं उनको किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है,
वो आपकी विलिंग है और आपका एबल है। ये विलिंग, अनेबल, ये अनविलिंग, एबल, ये विलिंग, अनेबल, ये विलिंग, एबल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक चार्ट था जो हम आपके लीडरशिप स्टाइल में बात करते हैं। अब की पॉइंट, ये जो हमारा लेक्चर था इसके की जो की पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों को देखने चाहिए कि स्टाफ सिलेक्शन फैक्टर्स इंक्लूड एजुकेशन, के जो आपकी स्टाफ की सिलेक्शन है उसके अंदर फैक्टर्स हैं, उसमें एजुकेशन को देखना चाहिए, डोमेन का एक्सपीरियंस देखना चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी एंड पर्सनैलिटी देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी है। पीपल आर मोटिवेटेड बाय इंट्रैक्शन, जो पीपल हैं वो मोटिवेट होते हैं बाय इंट्रैक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय इंट्रैक्शन, रिकग्निशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, के उनकी यानी उसको मोटिवेट किया जाता है इंट्रैक्शन से। ठीक है, उसको किस तरीके से रिकग्नाइज किया जा सकता है और जो पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह की जा सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप शुड बी स्मॉल एंड कोहेसिव, लीडर्स शुड बी competent एंड शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट। जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं वो शुड बी स्मॉल एंड कोहेसिव, और जो लीडर्स हैं वो शुड बी कंपोनेंट, ठीक है, शुड बी कॉम्पिटेंट एंड शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट। टीम कम्युनिकेशन आर अफेक्टेड by status, group size, group organization and the gender and personality composition of the group. ठीक है, working environment should include space for interaction and spaces for private working. ठीक है, उसमें आपके पास जो है वो इंटरेक्शन के लिए भी स्पेस होनी चाहिए और प्राइवेट वर्किंग के लिए भी होना चाहिए। द पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, जिसको हमने CMM कहा था, हमने पढ़ा भी था ये मॉडल लास्ट लेक्चर्स में। द पीपल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इज द फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज ऑफ स्टाफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आज के जो लेक्चर था और ये उसके की पॉइंट्स थे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।